हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 30 अगस्त से 5 सितंबर के करंट अफेयर। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेक्चर के बीच में जो मैं क्वेश्चन पूछूं, आप स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारे पास फर्स्ट न्यूज है, नूर इनायत खान टू बी ऑनर्ड। देखिए, हमारे पास ब्रिटेन से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे पास एक स्पाई थी, जासूस थी, नूर इनायत खान। इंडियन ओरिजिन से थी, तो इनको अभी यहाँ पर ऑनर किया जाने वाला है। तो इनको दिया जाएगा ब्लू फ्लैग। ओके, सो इन्होंने हमारे पास बहुत बड़े लेवल पर इंफॉर्मेशन जुटाई, जिससे हमारे पास यूके की हेल्प हुई ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड शी इज द फर्स्ट मुस्लिम वॉर हीरोइन ऑफ ब्रिटेन एंड फर्स्ट फीमेल वायरलेस ऑपरेटर सेंट फ्रॉम यूके टू द नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस। तो नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस एरिया में इनको भेजा गया था ताकि इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। ओके, इनके बारे में स्टूडेंट एक दो पॉइंट्स में और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जो है, कि आप याद रखेंगे इंडियन ओरिजिन से है एंड पहली बार हमारे पास किसी मुस्लिम वुमेन को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जब भी हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर टू की, सो वर्ल्ड वॉर टू अपने आप में एक ऐतिहासिक इवेंट है। 1939 से 1945 के बीच में हमारे पास वर्ल्ड वॉर टू जो है वो एग्जीक्यूट हुई थी। और वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत कैसे होती है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हुई थी कि जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया। ठीक है, व्हेन जर्मनी अटैक पोलैंड, सो देन द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। ठीक है, और इसमें अलाइड फोर्सेस वर्सेस एक्सिस फोर्सेस था सिस्टम। अलाइड फोर्सेस ने जो है एक्सिस फोर्सेस के खिलाफ हमारे पास वॉर एक तरह से लड़ी थी। ठीक है, सो दैट इज द वॉर बिटवीन अलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस फोर्सेस। एक पॉइंट और स्टूडेंट मैं यहाँ पे बता दूं कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो लास्ट बैटल लड़ी गई थी वो थी बैटल ऑफ ओकिनावा। याद रखेंगे, लास्ट बैटल जो लड़ी गई थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट इज बैटल ऑफ ओकिनावा। ये ओकिनावा कहाँ है? दैट इज इन जापान। तो याद रखेंगे, बैटल ऑफ ओकिनावा, लास्ट बैटल इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ पे ब्रिटेन की बात हो रही है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, ओके, हु वाज द लीडर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हु वाज द लीडर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर है हमारे पास विंस्टन चर्चिल। सो याद रखेंगे, विंस्टन चर्चिल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर। देखिए, केरला अपने यहाँ पर भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर एस्टैब्लिश करने जा रहा है। ठीक है, और ये कहां पर होगा? कोची, केरला में। ओके, अगर हम बात करें, यहाँ पर फिर से बात की गई है यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, यूएन एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत बार हम क्लास में बात कर चुके हैं इसके बारे में वीडियो में अपने, कि यूएन के 17 गोल्स हैं एंड 169 टारगेट्स हैं जिनको 2030 तक अचीव करना है। तो उसी के तहत हमारे पास इंडिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर जो है वो कहां एस्टैब्लिश किया गया है? कोची, केरला में। देखिए, अगर हम बात करें इस सब में हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन की भी अहम भूमिका रही, दैट इज फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, सो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की की जब मैं बात करता हूं, फिक्की एक बहुत अहम संस्था है भारत के अंदर जो काफी समय से काम कर रही है। और आपको जानकर यहाँ पर खुशी होगी कि फिक्की की जो राइट नाउ प्रेसिडेंट है वो भी राइट नाउ फीमेल है, संगीता रेड्डी। तो ये भी आप याद रखेंगे कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? संगीता रेड्डी। ठीक है, तो ये पॉइंट अभी आपने याद रखना है। देखिए, जब मैं बात करूं केरला की, तो केरला में हमारे पास कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मलयालम। ठीक है, मलयालम लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। केरला स्टार्टिंग से ही भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट हमारे पास यूं कह सकता हूं एरिया रहा है। ठीक है, मालाबार कोस्ट के बारे में आपने पढ़ाई होगा जब आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि हाउ मच द एरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। चलिए, अगर हम बात करें, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी गई थी केरला में जब हमारे पास यूरोपियंस भारत आए। So that is बैटल ऑफ कोलाचल। बैटल ऑफ कोलाचल, आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि बैटल ऑफ कोलाचल जो है वो हमारे पास किस किस के बीच में लड़ी गई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि बैटल ऑफ कोलाचल फोर्ट बिटवीन हुम। ठीक है, किस किस के बीच में हमारे पास बैटल ऑफ कोलाचल जो है वो लड़ी हुई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
ओके, याद रखेंगे बैटल ऑफ कोलाचिन लड़ी गई थी किंगडम ऑफ त्रावणकोर, उस समय की त्रावणकोर की किंगडम ऑफ त्रावणकोर वर्सेस डच, ठीक है। डच के साथ ये बैटल जो है वो लड़ी गई थी। हमारे पास राजा मार्तंड वर्मा ने ये बैटल लड़ी थी, और खुशी की बात यह है कि अच्छी बात यह है कि इस बैटल में राजा मार्तंड वर्मा की जीत हुई थी। तो एक बड़ी बैटल जिसमें यूरोपियंस को हार का सामना करना पड़ा था, दैट इज बैटल ऑफ कोलाचिन, एंड दैट इज वन ऑफ द हिस्टोरिक बैटल इन द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल लिस्ट विद एवरेज मंथली वेज। हमारे पास एक लिस्ट आई है, और ये लिस्ट किसकी तरफ से रिलीज की गई है, बाय Peabody.com, और इसमें क्या कहा गया है, ग्लोबल रैंकिंग ऑफ द एवरेज वेजेस, ठीक है। इंडिया का रैंक कितना रहा है, 72nd, इंडिया का रैंक कितना रहा है, 72nd, विद द एवरेज मंथली वेज ऑफ ₹32,800, और या कह सकते हैं कि यूएस डॉलर में अगर मैं बात करूं, ओनली $437। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं टॉप रैंकिंग कंट्री से, तो वो है स्विट्जरलैंड। टॉप रैंकिंग इसके लिए याद रखेंगे स्विट्जरलैंड, और इंडिया का रैंक है 72, और स्विट्जरलैंड की जो वेज है अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारे से बहुत बहुत ज्यादा है, दैट इज 5989, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट मोर देन 10 टाइम्स, ठीक है, इंडिया की वेज से हमारे पास काफी बड़े लेवल पर वेज है किसकी, स्विट्जरलैंड की। ओके, चलिए अगर हम बात करें इंडिया में हमारे पास नेशनल इनकम की बात करते हैं हम, और हमारे पास पर कैपिटल इनकम भी बढ़ाने की बातें बार बार की जाती है। चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन कॉल्ड व्हाट। ओके, वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन कॉल्ड, हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। So value of national income adjusted for inflation is called real national income। उसको हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, real national income। बेसिकली हमने क्या किया, अगर सरल शब्दों में बात करें, हमने क्या किया, जो हमारी नेशनल इनकम थी उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग से मैनेज किया, तो हमें क्या मिलता है, रियल नेशनल इनकम। और भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम को या फिर हमारे पास पर कैपिटल इनकम को कैलकुलेट करने का काम किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद लॉन्च चुनौती। देखिए हमारे पास आईटी मिनिस्टर कौन है, रविशंकर प्रसाद, तो उन्होंने कॉन्टेस्ट लॉन्च किया चुनौती। इसमें क्या होगा, जो भारत के स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स देखिए आपको पता ही होगा, नई कंपनीज जो हैं उनको हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बात की गई है, ताकि वो जो छोटे टाउन्स है भारत के, टियर 2 टाउन्स है, उनके लिए ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकें जो उन टाउन्स की डेवलपमेंट में हेल्प करे। और इसमें 95 करोड़ रुपीज का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे पास क्या किया जाएगा, स्टार्टअप्स को हेल्प की जाएगी और फंड दिया जाएगा अप टू ₹25 लाख, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अल्टीमेटली हमारे स्टार्टअप्स को भी हेल्प करेगा और हमारे टाउन्स को भी आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ये चुनौती नाम का जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, जिसको जो कि लॉन्च किया गया आईटी मिनिस्टर के द्वारा। इसके अलावा आपको बता दूं, आईटी मिनिस्टर ने हमारे पास डिजिटल ट्रेनिंग एंड स्किल सेंटर की नींव रखी, कहां पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाइलिस, जो कि कहां है, मुजफ्फरपुर इन बिहार। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। देखिए जब भी मैं आईटी सेक्टर की बात करता हूं, आईटी सेक्टर हमारे पास अब लगातार भारत में ग्रो कर रहा है। कंप्यूटर हमारे पास हाई स्पीड कंप्यूटर सब भारत में आ गए हैं और कई सारी चीजों के ऊपर भारत में बात होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि विच वाज वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो स्टूडेंट करेक्ट आंसर है एनईएक, करेक्ट आंसर है एनईएक। एनईएक की फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, आपको मैं फुल फॉर्म में बता देता हूं। दैट इज व्हाट, फुल फॉर्म क्या है इसकी हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, दैट इज एनईएक। अगर फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस की बात करूं जो पूरे वर्ल्ड में कंसीडर किया जाता है, फर्स्ट हमारे पास कैलकुलेटिंग डिवाइस वो था एबेकस। हमारे पास क्या था, वो था एबेकस। आगे चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास वार्षिक टाइप 054 क्लास फॉर द पाकिस्तान नेवी। देखिए हुआ क्या है कि हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास कैरियर जो है हमारे पास टाइप 054 चाइना ने पाकिस्तान को रिसेंटली हैंड ओवर किया है।
नेवल वॉरशिप्स है बेसिकली टाइप 054 फ्रिगेट्स फॉर पाकिस्तान नेवी। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम पीरियड में इंडिया और चाइना की टेंशन बढ़ी है और कहीं ना कहीं चाइना ने इस सब के बीच पाकिस्तान को कई सारे एडवांस वेपन जो है वो सप्लाई करना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट रिसर्च हमारे पास दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि चाइना के आर्म्स का जो बिगेस्ट बायर है वो हमारे पास कौन है, पाकिस्तान। ठीक है, अगर हम बात करें पाकिस्तान बहुत बड़े लेवल पर चाइना से हथियार खरीदता है और कई सारे जॉइंट प्रोजेक्ट जो है इनके ऑनगोइंग है, जो भारत के लिए ऑब्वियसली कहीं भी अच्छी खबर नहीं है। पिछले कुछ टाइम में डिफेंस के अंदर, डिफेंस कैपेबिलिटी के अंदर चाइना ने काफी सारी एडवांसमेंट अचीव की है। जैसे आपको बता दूं कि चाइना ने यूएस और हमारे पास अगर हम बात करें यूएस और रशिया की तरह अपना एक खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप किया। तो याद रखेंगे चाइना का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका नाम है Y-20 चैंगडू। नाम याद रखेंगे Y-20 चैंगडू। ठीक है, ये हमारे पास चाइना का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, और रफेल जो है उसको आप 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कह सकते हैं जो इंडिया ने भी खरीदा, या समटाइम्स वी कॉल्ड इट 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि चाइना और पाकिस्तान ने हमारे पास एक फाइटर एयरक्राफ्ट जॉइंटली डेवलप किया, उसका नाम बताइए। नेम द कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जॉइंटली डेवलप्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान। कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर डेवलप किया? जल्दी से उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, चाइना और पाकिस्तान ने जो फाइटर एयरक्राफ्ट मिलकर डेवलप किया है दैट इज JF-17 थंडर। और ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इसका बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पास पाकिस्तान एयरफोर्स यूज करती है। एनीवन बहुत सारे हमारे पास जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनको भी सप्लाई करने की इसके रिगार्डिंग बात चल रही है। तो अभी आने वाले टाइम में पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसका खुद तो यूज कर ही रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी एक्सपोर्ट करने की बात भी वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो सबको पता ही होगा योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इस स्कीम के तहत क्या कहा गया है कि 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उनके घर को रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी। मतलब कि आपने देखा होगा कि यूपी में बहुत से एरियाज इतने बैकवर्ड हैं कि वहां पर खिलाड़ियों के घर तक सड़क भी नहीं जाती। तो खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाने की योजना के लिए जो नाम दिया गया है वो है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इनमें से एक सड़क का नाम जो है वो चेतन चौहान के नाम पर भी दिया जाएगा, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे और अभी कोविड के चलते, कोरोना वायरस के चलते जो है इनकी डेथ हो गई थी। फॉर्मर क्रिकेटर थे ये और हमारे पास स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और इनकी डेथ हो गई है। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद की, तो इंडिया के जाने माने स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता था और इन्हीं के बर्थडे को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि अभी कुछ टाइम पहले गया था 29 अगस्त को। 29 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे इन द मेमोरी ऑफ हाँ जी मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो नाम से पता चल रहा है आर्मी से बिलोंग करते थे और इवन कौन सी रेजिमेंट से बिलोंग करते थे ये भी आप याद रख लेना, पंजाब रेजिमेंट। ठीक है, पंजाब रेजिमेंट से बिलोंग करते थे मेजर ध्यानचंद। और ऐसा कहा जाता है कि इनका नाम ध्यानचंद था, रियल नाम जो था वो हमारे पास ध्यान सिंह था, इनका रियल नेम ध्यान सिंह था। लेकिन क्या होता था कि चांद की रोशनी में, रात को चांद की रोशनी में ये हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे, तो इनके जो साथी थे उन्होंने इनका नाम हमारे पास ध्यानचंद रख दिया। ठीक है, तो यहां से इनका नाम पड़ा ध्यानचंद। और आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, 1928, 1932 और 1936, ठीक है, 1928, 1932 और 1936 में इन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक में हॉकी गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने में बहुत हेल्प की। और इनके रिगार्डिंग ये कहा जाता है कि इनके हॉकी के अंदर कुछ मैजिक था जो कि बॉल को ये जाने ही नहीं देते थे। तो ही इज नोन टू बी द मैजिशियन, द विजार्ड ऑफ हॉकी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है, इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम। हमारे पास 6th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम जिसका नाम है आर्मी 2020 वाज हेल्ड बिटवीन अगस्त 23 to 29 20 कहां हुआ हमारे पास पैट्रियट पार्क नियर मॉस्को रशिया। तो मॉस्को रशिया में हमारे पास आर्मी 2020 मिलिट्री टेक्निकल फोरम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। देखिए पिछले कुछ टाइम में हमने रशिया के साथ अपने डिफेंस
जो रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग किया है। और अभी एक पॉजिटिव न्यूज क्या आई थी कि रशिया ने डिक्लेयर किया है, ओपनली डिक्लेयर किया है रिसेंटली, कि वो पाकिस्तान को किसी भी टाइप का डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करेंगे फॉर द सेक ऑफ इंडिया। इंडिया की वजह से वो पाकिस्तान को कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करेंगे और इंडिया को वो बहुत जल्द S-400 की डिलीवरी देने जा रहे हैं। अगर हम बात करें S-400 क्या है, ये हमारे पास एंटी एयरशिप, हमारे पास मिसाइल सिस्टम है। कोई भी मिसाइल अगर चाइना या पाकिस्तान की तरफ से आ रही है तो ये जो सिस्टम है S-400 उसको रोकने में, एयर में ही, हवा में ही रोकने में कैपेबल माना जाता है। और भारत ने 5 रेजिमेंट जो है S-400 की ऑर्डर की है। इसकी जो रेंज रहेगी स्टूडेंट, रेंज जो इसकी होती है वो है 400 किलोमीटर रेंज होती है हमारे पास S-400 की। 400 यहाँ पर रेंज को एक तरह से स्पेसिफाई करता है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, हमारे पास अगर हम बात करें MTCR का इंडिया रिसेंटली मेंबर बना है। व्हाट इज MTCR? MTCR क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। ये हमारे पास एक एग्रीमेंट है बिटवीन द वेरियस कंट्रीज, जो कि हमारे पास कब हुआ था अगर हम बात करें, ये हमारे पास एस्टेब्लिश हुआ था 1987 में। इसमें क्या कहा गया था कि हमारे पास जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को जब भी मिसाइल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल कराएंगी तो दैट विल बी नॉट मोर देन 300 किलोमीटर, वो 300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। अनटिल अनलेस दोनों कंट्रीज जो सेल कर रही है और परचेज कर रही है वो MTCR की मेंबर अगर है तो 300 किलोमीटर से ज्यादा आप मिसाइल को सेल आउट कर सकते हैं, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो। तो अब इंडिया जो है, आपको पता होना चाहिए MTCR का मेंबर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। सॉरी, मैं फुल फॉर्म लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको याद रहे। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, ठीक है। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, इंडिया तो उसका मेंबर है ही है। टोटल कितने मेंबर हैं MTCR के? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन MTCR? देखते हैं कौन बताता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर विद MTCR। ओके, MTCR की बात करूं, याद रखिए टोटल 35 मेंबर कंट्रीज हैं और चाइना इसका मेंबर नहीं है। चाइना इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर है। ये अपने अपने लेवल पे एक अचीवमेंट है इंडिया की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। देखो हुआ क्या है कि हमारे पास राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कहाँ है, हैदराबाद में, उसको हमारे पास नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड मिला है एट द 21st नेशनल अवार्ड फॉर द एक्सलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। मतलब ये बेसिकली क्या है कि एनर्जी को एफिशिएंटली मैनेज किया गया है इस एयरपोर्ट पे, और इसी के चलते यहाँ पर 2 अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं, नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट। तो दोनों अवार्ड्स के बारे में याद रखेंगे कौन से एयरपोर्ट को दिए गए हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कहाँ है, हैदराबाद में। और आपको मैं बता दूं कि अगर हम बात करें इसके अलावा जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें हमारे पास शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 13% शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना 13% शेयर होल्डर है। लेकिन मेन हमारे पास कौन सी एंटिटी इसको मैनेज करती है, दैट इज GMR ग्रुप। तो GMR ग्रुप वो ग्रुप है जो हमारे पास मैनेज करता है किसको, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है, दैट इज इन तेलंगाना। तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना हमारे पास तो तेलंगाना हमारे पास स्टूडेंट 2014 में बनी एक स्टेट थी, याद रखेंगे। 2014 में हमारे पास एक स्टेट हमें देखने को मिली तेलंगाना। ओके, तेलुगु लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है और चीफ मिनिस्टर कौन है, KCR राव। एक चीज और स्टूडेंट याद रखेंगे, हमारे पास तेलंगाना में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी, वो है गोलकोंडा फोर्ट। ठीक है, गोलकोंडा फोर्ट की जब भी मैं बात करूं तो ये ऐतिहासिक फोर्ट्स में से एक है भारत के, और ये हमारे पास कहां पर स्थित है, नियर कोलार माइंस। कोलार माइंस के पास ये स्थित है, और इन्हीं कोलार माइंस से अगर हम बात करें, भारत के कई ऐतिहासिक डायमंड हमें मिले हैं, जैसे कोहिनूर जो है वो यहीं से मिला है, हमारे पास दरिया इनूर यहीं से मिला है, और वर्ल्ड के जो फेमस होप डायमंड है वो भी हमारे पास यहीं से मिला है। तो देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो ये पॉइंट्स जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है 2020 ऑनलाइन फाइड चेस ओलंपियाड। देखिए चेस टूर्नामेंट हुआ था, ये हमारे पास कंडक्ट किसने कराया था, फाइड ने। फाइड क्या है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। सो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें स्टूडेंट, ये फाइड की तरफ से जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, किसने जीता है, इंडिया और रशिया दोनों ने। यहाँ पर इनको दोनों को जॉइंटली विनर डिक्लेयर किया गया। ऐसा क्यों हुआ, देखिए हुआ क्या कि इनिशियली रशिया को चैंपियन डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन फिर इंडिया ने प्रोटेस्ट किया। क्यों, क्योंकि ये जो चैंपियनशिप हो रही थी ऑनलाइन चल रही थी, और इंडिया का सर्वर जो था
उसमें प्रॉब्लम आ गई जिसके चलते इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। तो इंडियन टीम ने यहाँ पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराई, जिसके बाद रशिया और इंडिया को ज्वाइंट जो है विनर डिक्लेयर कर दिया गया। इंडिया की तरफ से कई सारे प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन 2 प्लेयर्स के नाम याद रखेंगे, तो है फेमस विश्वनाथन आनंद और दूसरा है विदित संतोष। ये हमारे पास कैप्टन थे इंडियन चेस टीम के, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इंटरनेट डिस्कनेक्शन की वजह से हमारे पास फाइनल में इंडिया को प्रॉब्लम हुई और इसके चलते इंडिया और रशिया को ज्वाइंटली यहाँ पर विनर डिक्लेयर किया गया। चेस की बात करें तो चेस को रेगुलेट करने वाली जो रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज फाइड। आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फाइड? ओके, सो याद रखेंगे फाइड का जो हेडक्वार्टर है वो है लोसैन स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ है हमारे पास? लोसैन स्विट्जरलैंड, ठीक है। और 195 हमारे पास मेंबर कंट्री है, जबकि मैं बात करता हूँ फाइड की, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो आप याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास इंडिया फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट, उनकी डेथ हो गई कोविड-19 के चलते। तो इंडिया की फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर एस पद्मावती शिवा रामकृष्णा अय्यर। देखिए ये हार्ट की डॉक्टर जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो 103 साल इनकी हालत की उम्र थी। तो इनको हमारे पास क्रेडिट मिलता है ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करने का, और ही ऑल्सो एस्टैब्लिश द फर्स्ट कार्डियक क्लिनिक एंड कैथराइजेशन लैबोरेटरी, कैथ लैब के नाम से जिसको जानते हैं। और इनको स्टूडेंट याद रखना गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहा जाता है। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछा सकता है कि गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भारत में किस डॉक्टर को कहा जाता था, तो वो थे एस पद्मावती शिव रामकृष्णा अय्यर। ओके, अगर हम बात करें मेडिकल हिस्ट्री की भारत की, तो अंग्रेजों ने जो सबसे पहला कॉलेज मेडिकल कॉलेज भारत में एस्टैब्लिश किया था वो कलकत्ता में किया था। और आपको मैं ये भी बता देता हूं कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि नेम द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर, तो वो हमारे पास कौन है? आनंदबाई गोपाल। अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेम द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर, ठीक है, तो आपने याद रखना है उनका नाम है हमारे पास आनंदबाई गोपाल राव जोशी, ठीक है। आनंदबाई गोपाल राव जोशी, जिन्होंने हमारे पास यूएसए से मेडिकल की जो डिग्री है वो हासिल की थी, एंड शी इज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन इंडिया, ठीक है। नाम याद रखेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट जो हमारे पास अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी एस पद्मावती शिवा रामकृष्ण अय्यर जी की, तो इनका जो बर्थ है वो कहाँ हुआ था? बर्मा में, जिसको आज हम म्यांमार के रूप में जानते हैं। तो 1917 में तो जो म्यांमार था वो इंडिया का ही हिस्सा था। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सिंपल सा हिस्ट्री का क्वेश्चन, आप मुझे बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि बर्मा जो है वो कौन से ईयर में भारत से जो है सेपरेट हुआ, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन विच ईयर? ओके, याद रखेंगे बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन द ईयर 1937। 1937 में बर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बोसमैन पासेस अवे। देखिए एक बड़ी दुखद खबर क्या आ रही हॉलीवुड से, जो हमारे पास फेमस हॉलीवुड स्टार थे चैडविक बोसमैन, उनका कैंसर के चलते उनकी डेथ हो गई है। और ब्लैक पैंथर मूवी में इन्होंने लीड रोल प्ले किया था, जो कि मार्वल मूवीज में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी में से एक थी। मार्वल सुपर हीरो रही है, और ये जो मूवी थी वो हमारे पास इस मूवी के लिए पहली बार कोई सुपर हीरो मूवी जो है वो बेस्ट मूवी के लिए नॉमिनेट हुई थी 9 ऑस्कर। तो ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। अगर हम बात करें स्टूडेंट कैंसर की, तो याद रखिएगा एक छोटा सा पॉइंट, द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन टू बी ऑन्कोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन टू बी ऑन्कोलॉजी। और कोलन कैंसर के चलते हमारे पास डेथ हुई है चैडविक बोसमैन की। तो ये चीज आप याद रखें। चलिए जी आगे चलते हैं। हमारे पास सप्लाई ऑफ पिनाका रेजिमेंट टू द इंडियन आर्मी। देखिए ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, अभी हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, कि ज्यादा से ज्यादा हम इंडिया में ही डिफेंस के इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करें। इसी के चलते हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड BEML, टाटा पावर एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो को फॉर द सप्लाई ऑफ 6 पिनाका रेजिमेंट्स। ये पिनाका रेजिमेंट क्या है? ये आर्टिलरी की एक रेजिमेंट है, मतलब कि आर्टिलरी गन होती है, तो उसकी जो सप्लाई है वो ये 3 एंटिटीज मिलकर इंडियन आर्मी को करेंगे।
आपने देखा होगा कि अभी हमारे पास अगर हम बात करें, गवर्नमेंट काफी ज्यादा कंसर्न है डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर। आपको मैं बता दूं कि अभी हमने अवैक्स का ऑर्डर भी प्लेस किया है, इसको इजराइल को, ठीक है। व्हाट इज अवैक्स? अवैक्स का मतलब होता है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये हवा में उड़ता हुआ एक रडार होता है बेसिकली। तो अभी रशिया से हमने 2 अवैक्स सिस्टम खरीदने की बात भी की है। तो काफी सारी चीजें हम डिफेंस में अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ चीजों को भारत में बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए अभी जैसे कि आपको बता दूं कि L&T जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने में, और इंडिया की बड़ी डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनती जा रही है। आपको बता दूं कुछ टाइम पहले इसने K9 वज्र टी गन भी इंडियन आर्मी को बनाकर डिलीवर की थी। तो आपने ये भी याद रखना है, K9 वज्र हमारे पास एक होविट्जर टाइप ऑफ गन है, ठीक है, और इसको बनाने का काम भी कौन करता है? L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो। सो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे डिफेंस सेक्टर को लेकर। चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली कितने डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट को बैन किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली बैंड हाउ मेनी आइटम्स इंपोर्ट, डिफेंस आइटम्स इंपोर्ट? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ओके, तो याद रखिए स्टूडेंट, 100 डिफेंस आइटम इंपोर्ट्स को इंडिया ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया, ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास इमरजेंसी लोन ऑफ जापानीज 50 बिलियन येन फॉर इंडिया। देखिए जापान की जो करेंसी है वो येन है, और अभी जापान ने हमारे पास इमरजेंसी लोन इंडिया को देने की बात की है, ताकि जो अभी इंडिया क्राइसिस फेस कर रहा है कोविड-19 की वजह से, उससे थोड़ा बाहर निकल सके। तो जब मैं 50 बिलियन जापानीज येन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3500 करोड़ रुपीज। देखिए जापानीज येन जो है दैट इज वन ऑफ द करेंसी इन द स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर में हमारे पास IMF के जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है उसमें हमारे पास टोटल 5 करेंसीज हैं, और जापानीज येन भी उसमें से एक है। याद रखेंगे IMF के जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है उसमें कितनी करेंसीज है? 5, एंड जापानीज येन इज वन ऑफ देम। तो पहली बार इतने बड़े लेवल पर जापान किसी कंट्री की हेल्प कर रहा है, ऑब्वियसली इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग अलाई है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज किया जाएगा दैट इज ओनली 0.01%। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन क्या होता है? डेफिनेशन याद रखेंगे, लोन एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? दैट इज नोन टू बी सॉफ्ट लोन। और जापान के बारे में अगर हम बात करें तो जापान के प्राइम मिनिस्टर आपने सुना होगा अभी रिसेंटली शिंजो आबे जो है वो रिजाइन कर चुके हैं, और जल्दी ही उनकी जगह नए प्राइम मिनिस्टर जगह ले लेंगे। अगर हम बात करें जापान की, तो एक इकोनॉमी वाइज अगर बात करें वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और यहाँ पर है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। याद रखेंगे वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कंसिडर किया जाता है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो नोन एज टोशो, ठीक है। आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसके इंडेक्सेस को किस नाम से जाना जाता है? हमारे पास इसके इंडेक्सेस को किस नाम से जाना जाता है? ओके, याद रखेंगे दैट इज निकी, ठीक है। जैसे हमारे पास टेक द एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सेंसेक्स एसोसिएटेड है, उसी तरह से निकी एसोसिएटेड है हमारे पास टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से। तो ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है ये पहले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास रेजिलिएंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव टू इंडिगो पैसिफिक रीजन। देखिए चाइना वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करता है, लेकिन उस प्रोडक्ट को वर्ल्ड के हर कोने तक पहुंचाने के लिए चाइना ने क्या बिल्डअप किया है? सप्लाई चेन। तो इंडिया में जो सबसे चीज की, सबसे बड़ी चीज की जो कमी है, जिसमें इंडिया लैक करता है और एक वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया, वो है सप्लाई चेन। तो अभी यहाँ पर बात चल रही है कि एक सप्लाई चेन को डेवलप किया जाए। तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एग्री टू लॉन्च अ ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये चाहते हैं कि एक सप्लाई चेन डेवलप करें जिससे अल्टीमेटली चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं उसको कम किया जा सके। तो यहाँ पर तीनों कंट्रीज के मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, एक मीटिंग हुई थी, और इंडिया की तरफ से मीटिंग में किसने पार्टिसिपेट किया था? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो की है पीयूष गोयल। तो याद रखेंगे इंडिया की तरफ से इस मिनिस्ट्री में हमारे पास पार्टिसिपेट किया था पीयूष गोयल ने। अभी देखिए वर्ल्ड में पूरी की पूरी होड़ मची हुई है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को कैसे कम किया जाए। वर्ल्ड की ज्यादातर कंट्रीज इसी चीज में लगी हुई है, और एक ग्रुप भी इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव है जिसका नाम है 5 आइज। ये इंटेलिजेंस ग्रुप है। 5 आइज की बात करें तो नाम से बात कर रहे हैं, 5 कंट्रीज इन्वॉल्व है। कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसमें, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, नो डाउट,
ठीक है, फिर हमारे पास यूएस है, ठीक है, यूके है, और अगर हम बात करें कनाडा है। आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि पांचवी कंट्री कौन है, 5 आईज में इन 4 के अलावा पांचवी कंट्री कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस के अलावा पांचवी कंट्री कौन सी है? याद रखेंगे स्टूडेंट, पांचवी कंट्री हमारे पास न्यूजीलैंड। पांचवी कंट्री कौन सी है? पांचवी कंट्री हमारे पास न्यूजीलैंड। चलिए, EIB टू इन्वेस्ट कानपुर मेट्रो लाइन। देखिए EIB यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। EIB को स्टूडेंट हमारे पास ECB से कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक हमारे पास यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ये वो नहीं है, इसको आपस में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि जैसे ECB का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, ठीक है। जबकि जब मैं बात करता हूँ EIB की, तो EIB का हेडक्वार्टर जो है वो है लग्जमबर्ग में, ठीक है। EIB का जो हेडक्वार्टर है वो लग्जमबर्ग में है। और आपको मैं बता दूं कि लग्जमबर्ग वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री है जिसने अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री किया हुआ है। तो आपने याद रखना है किस यूरोपियन कंट्री ने अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री किया हुआ है, दैट इज लग्जमबर्ग। और हमारे पास EIB का हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है, जबकि ECB का हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, ठीक है। सो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है। ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, जनरली इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए काम करता है, ओके। जबकि ECB यूरो को कंट्रोल, मेंटेन और रेगुलेट करना मेन पर्पज है। तो अब ये कानपुर के अंदर मेट्रो लाइन को डेवलप करने के लिए EIB लोन देने जा रहा है। इससे पहले लखनऊ मेट्रो रेल सिस्टम को डेवलप करने के लिए भी लोन दिया जा चुका है। तो सिंपल सरल शब्दों में आपने याद रखना है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में जो मेट्रो सिस्टम बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहा है? तो दैट इज EIB। अगर हम मेट्रो की जब भी भारत में बात करते हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार हम बता चुके हैं, क्लास में बात कर चुके हैं। ई श्रीधरन नोन टू बी मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, याद रखेंगे, हु इज नोन एज मेट्रो मैन ऑफ इंडिया? ई श्रीधरन नोन टू बी मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPMRC जो है इसको मैनेज करेगी। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो कहां बनी थी, आपको बता देता हूं, दैट इज नोएडा, ठीक है। तो उसको DMRC ने डेवलप किया था, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने, लेकिन नोएडा में सबसे पहले, उत्तर प्रदेश के नोएडा एरिया में सबसे पहले मेट्रो को डेवलप किया गया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज, ओके। चलिए, इंडिया GDP ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट बाय 23.9%। एक बहुत ही बुरी खबर। पहले ही भारत कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है, अनइम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ती जा रही है, और अभी जो अनइम्प्लॉयमेंट को लेकर रिपोर्ट आई है उसमें क्या बताया गया कि हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। स्टेट वाइज अगर हम बात करें 33% यहाँ पर अनइम्प्लॉयमेंट रेट है। तो हरियाणा की जो अभी हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब है। और दुख की बात यह है कि यहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है वो इसको लेकर कोई भी ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाई देती। बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर आंखें मूंद कर बैठ गई है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि युवा जो है वो बेरोजगार बैठा है और वो बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये रिपोर्ट गवर्नमेंट के खुद के डाटा की तरफ से आई है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हमारे पास मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसके मिनिस्टर कौन है? राव इंद्रजीत इसके मिनिस्टर हैं, राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा से ही हैं। और इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि हमारे पास मिनिस्टर ने बताया कि जो हमारी GDP है यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो श्रिंक कर गई है पहले के कंपैरेटिवली, उसमें डिक्रीज आया है 23.9% का। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसका सारा दोष कोरोना के ऊपर मढ़ दिया है। देखिए, समझने वाली बात, इकोनॉमी सबकी डाउन आई है, जितनी भी हमारे पास G7 कंट्रीज है, G20 कंट्रीज है, सब कंट्रीज की कहीं ना कहीं इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है। लेकिन भारत को जो नुकसान पहुंचा है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा है, और इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती जरूर है। उस चीज को गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती, चाहे वो कितना भी अपना पल्ला झाड़ ले, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास। अगर हम बात करें, गवर्नमेंट बड़ी बातें कर रही है कि हम इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन पर लेकर जाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं भी अब दिखाई नहीं देता। जैसा कि गवर्नमेंट बात कर रही थी अगले 5 सालों में, ठीक है, 2024-25 तक हम अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। अब वो सब चीजें हमें पॉसिबल यहाँ पर इन सब चीजों से नहीं दिखाई देती। चलो, यहाँ पर हमने बात की स्टैटिस्टिक्स की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ये कमेंट करके बता दीजिए कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भारत में कब ऑब्जर्व किया जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भारत में कब ऑब्जर्व किया जाता है? ओके, याद रखेंगे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 जून को।
29 ऑफ जून को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इन द मेमोरी ऑफ पीसी महलनोबिस। ठीक है, पीसी महलनोबिस की याद में हम हर साल 29 ऑफ जून को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री इन दुर्गापुर। तो हमारे पास काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर डेवलप किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री। सोलर ट्री की बात हो रही है बेसिकली। इसको कहां पर इंस्टॉल किया गया है? दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया कि भारत में कहां पर सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है? दैट इज इन दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, जो कि एस्टेब्लिश किया गया है किसकी तरफ से डेवलप किया गया? सॉरी, CSIR और CMERI। CSIR की बात करें तो ये भारत की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1942 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसके चेयरपर्सन हमेशा होते हैं बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 1942 में ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई थी। इसके जो करंट प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे पास चेयरमैन है, वो है करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर हम बात करें तो इंडिया का जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो है भादला। याद रखेंगे, इंडिया में जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो है भादला सोलर प्लांट, जो कि कहां है? भादला सोलर प्लांट कहां है? दैट इज इन राजस्थान। मोर देन 2000 मेगावाट, 2000 मेगावाट से ज्यादा हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं 2250 मेगावाट टोटल एनर्जी ये जनरेट करता है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। हम बात कर रहे हैं बार बार सनलाइट की। तो सनलाइट की जब मैं बात करता हूं, ये सोलर एनर्जी की बात करता हूं, सनलाइट के थ्रू हमारे पास ये प्रोड्यूस होती है। आप मुझे बताओ कि सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है? सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। याद रखेंगे 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, याद रखेंगे 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, और एक बात और याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक इंपॉर्टेंट स्कीम चल रही है सोलर एनर्जी को लेकर, जहां पर किसान की हेल्प करने की बात की जाती है। उस स्कीम का नाम याद रखेंगे PM कुसुम। ये मैं पहले भी बताई आप लोगों को। इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। आप पढ़ सकते हैं स्कीम। आप स्कीम का नाम जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, और इसको अपने फुल फॉर्म के साथ याद रखना है। दैट इज किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे पास प्रणब मुखर्जी की डेथ हो गई है। तो अगर हम बात करें, भारत के 13वें राष्ट्रपति थे जो 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। एक जाने माने पॉलिटिशियन, भारत की राजनीति में इनका एक गहरा प्रभाव रहा, और इंदिरा गांधी से लेकर हमारे पास बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ इन्होंने मिलकर काम किया। अनफॉर्चुनेटली कभी भारत के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन पाए, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, कई सारे पोर्टफोलियोज होल्ड किए, और एट द एंड हमारे पास 13 प्रेसिडेंट बने 2012 से 2017 के बीच में। ओके, इसमें एक तो चीजें जो आपने याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी बुक्स, इनकी लिखी हुई बुक्स के नाम। तो बुक्स में इंपॉर्टेंट बुक हमारे पास है द कोलिशन ईयर्स 1996 टू 2012, द टर्बुलेंट ईयर्स। देखिए याद रखिए बुक्स के नाम, द कोलिशन ईयर, द टर्बुलेंट ईयर्स, ठीक है, एंड द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर, थॉट एंड रिफ्लेक्शन 2014। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इन बुक्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके अभी हमारे पास ब्रेन सर्जरी हुई थी, उसके बाद इन्हें कोविड से भी इंपैक्ट देखने को मिला, तो अल्टीमेटली अभी इनकी डेथ हो गई है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ हमारे पास, नेम द प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस। नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड इन ऑफिस। बेटर टू से नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड इन ऑफिस। ओके, याद रखेंगे जाकिर हुसैन, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड इन ऑफिस इन द ईयर 1969। ठीक है, और इनके नाम पर जाकिर रोज गार्डन भी है इन चंडीगढ़। नेक्स्ट हमारे पास एक्सीडेंट, डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2019 रिपोर्ट। तो वही हमारे पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से रिपोर्ट आई है। हमारे पास रिपोर्ट का नाम है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2019। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि 2019 में दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट की वजह से सबसे ज्यादा डेथ हुई है। ठीक है, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई है। और अगर हम बात करें सुसाइड्स के मामले में, तो सुसाइड के मामले में जिस स्टेट ने टॉप किया है वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद है तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। एक बड़ी दुखद बात इसमें देखने को मिली कि बहुत से युवाओं ने 2019 में सुसाइड किया है। नंबर ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी जो हमारे पास देखी जा रही है भारतीय युवाओं में, वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसका कहीं ना कहीं जो हमारे पास एक रीजन है वो हमारे पास जॉब का ना होना,
जॉब सेटिस्फेक्शन का ना होना, प्रॉपर हमारे पास सैलरी ना मिलना, कंडीशन सेटिस्फैक्टरी ना होना, ऐसे बहुत से कारण हैं और इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कंसिडरेशन में रखना चाहिए और इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। नहीं तो भारत का युवा बहुत ज्यादा सफर कर रहा है और गवर्नमेंट उसको लेकर कहीं भी कंसर्न नहीं दिखाई देती। इधर उधर की बातें की जाती हैं, सिर्फ जो हमारे पास चीजों को डाइवर्ट करने की, टॉपिक्स को डाइवर्ट करने की अभी रिसेंटली कोशिश की जा रही है लगातार। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें साइक्लिक समिट 2021, तो देखिए याद रखिएगा साइक्लिक समिट जो है वो होने जा रहा है भारत के 3 शहरों में, दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु। ये किसने बताया है? साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। तो इंडिया फर्स्ट एवर साइक्लिंग समिट 2021, अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस के टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर साइक्लिंग का क्रेज भी भारत में बढ़ा और अभी हमारे पास साइक्लिंग इवेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आपने याद रखना है 1 सितंबर 2020 को CFI के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। ओके, आपको मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूँ। साइक्लिंग को लेकर याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट वर्ल्ड वाइड कंसिडर किया जाता है टूर डी फ्रांस। ये याद रखना, साइक्लिंग का वर्ल्ड कप एक तरह से कह सकते हो आप। टूर डी फ्रांस जो है वो साइक्लिंग का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो कोरोना वायरस के चलते आपको बता दूं कि इस बार पोस्टपोन किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगस्त के एंड में हमारे पास इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, सॉरी सितंबर एंड में ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ये एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन कंपनी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडिया सोलर पावर में लगातार काम कर रहा है और इसी के चलते अडानी ग्रुप, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रुप का हिस्सा है ये। तो हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन एसेट ओनर बन गया है। और सेकंड नंबर पे है GCL न्यू एनर्जी, जो कि हांगकांग लिस्टेड इंडिपेंडेंट सोलर पावर प्रोड्यूसर है। तो अगर हम बात करें अडानी ग्रुप की, तो अडानी ग्रुप का ये एक हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। अडानी ग्रुप की बात करें तो अभी रिसेंटली अडानी ग्रुप ने 74% स्टेक एक्वायर किया है इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी और काफी सारी जगहों पर जो अडानी ग्रुप है वो लगातार अपनी डोमिनेंस दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार भारत के इंपॉर्टेंट एरियाज को अडानी ग्रुप जो है वो टेक ओवर कर रहा है। जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात हो रही है स्टूडेंट, जो इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज नहीं होती कि लगातार हमारे पास वेल्थ की कंसंट्रेशन हमें देखने को मिले। अगर हम बात करें अडानी ग्रुप की, तो अडानी ग्रुप हमारे पास इसके चेयरमैन हैं गौतम अडानी, हु इज द चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप, गौतम अडानी। और ये हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा न्यूज में रहे जस्ट बिकॉज ऑफ कार्मिकाइल कोल माइंस। कार्मिकाइल कोल माइंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोल माइंस में से एक है। इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अडानी ग्रुप के पास है ऑस्ट्रेलिया में और इसको लेकर अडानी ग्रुप को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म वर्ल्ड वाइड देखने को मिला था। चलिए मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हु इज द करंट CEO ऑफ अडानी ग्रुप। अगर बताया कि अडानी ग्रुप लगातार भारत में अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाता जा रहा है, सो हु इज द करंट CEO ऑफ अडानी ग्रुप। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था एंड CEO नेम करण अडानी। ठीक है, CEO कौन है हमारे पास अडानी ग्रुप के? करण अडानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास अमूल एंटर रेबो बैंक ग्लोबल 20। देखिए याद रखिएगा, अमूल एक जाना माना ब्रांड है भारत का मिल्क इंडस्ट्री से रिलेटेड, दैट इज अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बिकेम द फर्स्ट इंडियन डेयरी कंपनी टू एंटर रेबो बुक एनुअल लिस्टिंग ग्लोबल डेयरी टॉप 20 कंपनीज। इस लिस्ट को टॉप किसने किया है? नेस्ले ने। तो आप देख सकते हैं नेस्ले जैसी एंटिटीज के साथ हमारे पास जगह मिली है किसको? अमूल को। तो अमूल भी भारत के लिए बहुत कुछ करता है और अल्टीमेटली भारत के लिए कैसे ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये किसानों की हेल्प करता है। एक्चुअली क्या था कि गुजरात के जो किसान थे उनको दूध का जो है प्रॉपर रेट नहीं मिल पाता था, मिडल मैन जो है काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते थे। तो एक हमारे पास कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन सिस्टम बनाया गया और जिसके थ्रू फार्मर्स की हेल्प की गई, जो लगातार आज भी काम कर रहा है और अल्टीमेटली अमूल काफी हद तक फार्मर्स की हेल्प करता है। अगर हम बात करें भारत के अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन, ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो हमारे पास लेकर आए थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आप लोगों को पता ही होगा। और वर्गीस कुरियन का जो है कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है वो रहा है अमूल ग्रुप के साथ। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, वर्गीस कुरियन का कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है अमूल ग्रुप के साथ। एंड वर्गीस कुरियन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। याद रखेंगे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट बैन 118 चाइनीज मोबाइल ऐप। लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से जो हमारे पास चाइनीज एप्स है उनको लगातार प्रतिबंधित कर रही है। देखिए
इसमें जो इंपॉर्टेंट गेम जिसके ऊपर बैन किया गया है दैट इज पबजी, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट ऐप जिसको भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बैन किया है दैट इज पबजी, दैट इज प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। पबजी की फुल फॉर्म अगर आप एक बार देखना चाहे तो देख सकते हैं, दैट इज प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। इस चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। क्यों बैन किया है याद रखिएगा। इसमें हमारे पास टेंसेंट नाम की चाइना की इंपॉर्टेंट कंपनी है टेंसेंट, वो इसमें एक शेयर होल्डर थी पबजी के अंदर। और जैसे ही गवर्नमेंट ने पबजी को बैन किया, टेंसेंट की टोटल मार्केट वैल्यूएशन में $34 बिलियन का नुकसान टेंसेंट को उठाना पड़ा। इसकी शेयर्स की वैल्यू जो $34 बिलियन की, एक बहुत बड़ा झटका आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, आपसे पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट लगातार जो मोबाइल ऐप्स को बैन कर रही है वो किस एक्ट के तहत कर रही है, दैट इज अंडर द सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट। याद रखेंगे, अंडर द सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट आपसे एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भी याद रखेगा कि टेंसेंट होल्डिंग्स जो है वो चाइना की एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जो हमारे पास मेन शेयर होल्डर थी किसमें, अगर हम बात करें इट इज वन ऑफ द मेन शेयर होल्डर इन, हाँ जी, इन पबजी। नेक्स्ट, सिक्किम सेलिब्रेटेड टाइम लैब ऑल्सो। यहाँ पर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है सिक्किम के द्वारा। और देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पर बात हुई है इट कॉमरेड्स द ब्लेसिंग ऑफ माउंट कंचनजुंगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाईएस्ट माउंटेन पॉइंट इन इंडिया, सो दैट इज माउंट कंचनजुंगा। ओके, सिक्किम जो है वो भारत की एक ऑर्गेनिक स्टेट भी है। आपको पता ही होगा सिक्किम इज नोन टू बी इंडियाज ऑर्गेनिक स्टेट। यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर जैविक खेती की जाती है। भारत की इकलौती ऐसी स्टेट जहां पर कंप्लीटली ऑर्गेनिक लेवल पर खेती की जाती है, ठीक है। हमारे पास एक बात और स्टूडेंट समझ लीजिए, अगर हम बात करें लास्ट रूलर ऑफ सिक्किम, सो वो थे पीएम नामग्याल, ठीक है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, पीएम नामग्याल हमारे पास लास्ट हमारे पास रूलर थे सिक्किम के, क्योंकि सिक्किम 1975 में भारत के साथ जुड़ा। ये भी आप याद रखिएगा, सिक्किम बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1975। उससे पहले इंडिया सिक्किम के ऊपर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। देखिए एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया है 2020। इसमें आपने सीधा सीधा ये याद रखना है कि भारत का रैंक कितना रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत जो है टॉप 50 कंट्रीज में जगह बना पाया है। 48 रैंक रहा है भारत का, और यहाँ पर साइंटिस्टों ने बहुत अच्छे लेवल पर काम किया, इसी के चलते हम टॉप 50 में जगह बना पाए। टॉप कंट्री जो यहाँ पर रही जिसने हमारे पास टॉप किया, अगर हम उसकी बात करें सो यहाँ पर वो तो मेंशन नहीं है, बट जहां तक उम्मीद की जा रही है इसमें स्विट्जरलैंड ने शायद टॉप किया है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे। और यहाँ पर जो थीम रही वो रही हु फाइनेंस द इनोवेशन। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। रिपोर्ट किसी तरफ से आई है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमारे पास। अगर हम बात करें, ये हमारे पास रिपोर्ट आई है एक ग्रुप की तरफ से, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ओके, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टेंट बिजनेस स्कूल। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, फिर से यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक न्यूज। टाइम्स हायर एजुकेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के बारे में बताया गया है। तो जो वर्ल्ड की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। भारत की यूनिवर्सिटी जो सबसे ऊपर है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। बट आप देखिएगा कि ये हमारे पास 301 से 350 के बीच में जगह बना पाई है। यानी कहने का मतलब टॉप 300, वर्ल्ड की टॉप 300 यूनिवर्सिटीज में भारत की सिंगल यूनिवर्सिटी भी लाई नहीं करती। उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि भारत में इनोवेशन के ऊपर बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है। अगर हम बात करें, इनोवेशन के ऊपर पैसा बहुत कम खर्च किया जाता है, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स पे देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020, तो यहाँ पर पहली बार सुधा पेन्योली जो वाइस प्रिंसिपल है एकलव्य मॉडल स्कूल के, रेजिडेंस स्कूल के। जनरली ये जो एकलव्य मॉडल स्कूल्स है जनरली हमारे पास ट्राइबल एरियाज में हमारे पास ये देखने को मिलते हैं। तो इनको यहाँ पर मिला है नेशनल टीचर्स अवार्ड, और इसके अलावा कई सारे टीचर्स को अवार्ड दिया गया। आपको बता दूं मैं कि अभी हमने इंडिया में ऑब्जर्व किया था नेशनल टीचर्स डे। तो नेशनल टीचर्स डे जो है हम कब ऑब्जर्व करते हैं? नेशनल टीचर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 5 सितंबर को इन द मेमोरी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन थे,
14 बार लिटरेचर में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए। कैन यू इमेजिन स्टूडेंट, 14 टाइम्स ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एंड पीस के अलग नंबर हैं, लेकिन उनको ऑल्दो कभी नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। लेकिन आप याद रखेंगे उनके बर्थडे को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल टीचर्स डे, एंड साथ में ये भी याद रखेंगे कि इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। भारत रत्न जो है वो पहली बार 1954 में दिया गया एंड ही इज वन ऑफ द फर्स्ट रेसिपिएंट, ठीक है, अलॉन्ग विद सी राजगोपालाचारी एंड सीवी रमन। सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन के साथ भारत रत्न पाने वाले वो देश के पहले नागरिक थे। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए वर्ल्ड टीचर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड टीचर डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, दैट इज ऑन 5th ऑफ अक्टूबर। याद रखेंगे 5th ऑफ अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टीचर डे, ठीक है, 5th ऑफ अक्टूबर। बिल्कुल सही आंसर काफी बच्चों ने। ओके, नेक्स्ट हमारे पास न्यू चेयरमैन ऑफ पीटीआई। पीटीआई हियर मींस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हमारे पास सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी में से एक है भारत की, और इसके नए चेयरमैन बने हैं अवीक सरकार। बस सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे आपने याद रखना है, एंड इज द एडिटर ऑफ हमारे पास एंड चेयरमैन ऑफ आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन। इससे पहले हमारे पास जो चेयरमैन थे वो थे विजय कुमार चोपड़ा, जो कि चीफ एडिटर है पंजाब केसरी ग्रुप के। पंजाब केसरी ग्रुप से चीफ एडिटर थे, अब उनको रिप्लेस किया है 1 साल के लिए। यहाँ पर जनरली क्या किया जाता है, चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन, पीटीआई की जब मैं बात करूं, पीटीआई हमारे पास एस्टैब्लिश हुआ था 1947 में, ठीक है। आजादी के बाद से भारत की एक एमिनेंट न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट एवर सीईओ ऑफ इंडियन रेलवेज। ओके, इंडियन रेलवेज की बात करें तो इंडियन रेलवेज भी बहुत हद तक सफर कर रही है। आपको पता होगा कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि रेलवे एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पा रही। 2 साल पहले फॉर्म भराए गए थे, और अब स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बाद फाइनली जो रेलवे है उसने अनाउंस किया कि 15 दिसंबर से वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे। अभी ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या अपने वादे पर खरे उतरते हैं या नहीं। अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज की, तो 2 कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवेज को लेकर, याद रखिएगा पेपर में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक है विवेक देबरॉय कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन रेलवेज। विवेक देबरॉय ने क्या कहा कि भारतीय रेलवे को रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। फिर अनिल काकोदर कमेटी, अनिल काकोदर कमेटी किस लिए बनी थी, फॉर द सेफ्टी ऑफ इंडियन रेलवे। तो ये 2 हमारे पास कमेटीज के नाम आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर रेलवे के अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया। पहली बार रेलवे के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन क्रिएट की गई है, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन पर किसको अपॉइंट किया गया है, विनोद कुमार यादव को, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी है। तो ही इज ऑल्सो वर्किंग एज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। ओके, विनोद कुमार यादव। और आपको पता होगा रेलवे में अभी गवर्नमेंट हमारे पास BBB मॉडल का यूज करने जा रही है बहुत जल्द, और BBB मॉडल के तहत क्या होगा कि हमारे पास प्राइवेट ट्रेन ओनर्स को यहाँ पर ट्रेन चलाने की परमिशन दी जाएगी बहुत जल्द। और भारत में जो पहला प्राइवेटाइज रेलवे स्टेशन बना था वो 2017 में भी हमारे पास बन चुका है, लाइक दैट इज हबीबगंज रेलवे स्टेशन। याद रखेंगे हबीबगंज रेलवे स्टेशन, दैट इज इन मध्य प्रदेश। ये भारत का पहला प्राइवेटाइज रेलवे स्टेशन है, ये आप याद रखेंगे। भारत का पहला प्राइवेटाइज रेलवे स्टेशन हबीबगंज, दैट इज इन मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पोप फ्रांसिस न्यू बुक लेट अस ड्रीम। तो पोप फ्रांसिस, हमारे पास पोप कौन है स्टूडेंट, ये हमारे पास वाटिकन में रहते हैं, और कैथोलिक लोगों के हमारे पास क्या होते हैं, एक तरह से लीडर कंसिडर किए जाते हैं, रिलीजियस लीडर। देखो क्रिश्चियनिटी हमारे पास 2 पार्ट्स में बटी हुई है, एक है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट, ठीक है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो वो लोग होते हैं जो पोप को मानते हैं, और प्रोटेस्टेंट वो लोग होते हैं जो हमारे पास यहाँ पर पोप में और जो हमारे पास चर्च के जो ऑर्डर्स होते हैं उनमें बिलीव नहीं करते। तो 2 सेक्ट्स में हमारे पास क्रिश्चियनिटी मेनली जो है वो बटी हुई है। तो पोप हमारे पास एक तरह से लीडर कंसिडर किया जाता है। तो अभी राइट नाउ पोप कौन है, पोप फ्रांसिस, और इनकी बुक आई है लेट अस ड्रीम। तो पेपर में सीधा सीधा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो मैं एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का आपसे। आप मुझे बताइए स्टूडेंट, प्रोटेस्टेंटिज्म हमारे पास कौन सी कंट्री से शुरू हुआ था। अगर हम बात करें प्रोटेस्टेंटिज्म हमारे पास कौन सी कंट्री से अगर हम बात करें स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। सो प्रोटेस्टेंटिज्म की जब मैं बात करता हूं तो ये 1517 में स्टार्ट हुआ था। कहां से, कौन सी कंट्री से, दैट इज जर्मनी।
और इसमें हमारे पास एक पर्सन का मेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है, वो है मार्टिन लूथर। नाम याद रखिएगा। यहाँ पर लोग जो है वो मार्टिन लूथर से इंस्पायर हुए थे और इसी वजह से हमारे पास एक नया सेक्टर हमें देखने को मिला। नेक्स्ट हमारे पास आरबीआई अनाउंस एडिशनल ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ 20,000 करोड़। देखिए इकोनॉमी को पुश करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा है वो कि 20,000 करोड़ के ओपन मार्केट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करेगी। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं स्टूडेंट, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेल एंड परचेज। देखिए जब आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई अवेलेबल करानी होती है, मनी की सप्लाई को बढ़ाना होता है, तो यहां पर क्या क्या जाता है कि जो आरबीआई है वो परचेज करती है। जब वो परचेज करेगी, देखिए जैसे कि यहां पर आप समझिएगा कि यहां पर मेंशन भी किया गया है कि स्टिमुलस परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ ₹20,000 करोड़। जब आरबीआई सिक्योरिटीज को परचेज करेगी तो गवर्नमेंट या बाकी एंटिटीज को क्या करेगी, मनी प्रोवाइड करेगी और इस तरह से मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मेनली क्या रहता है, मनी सप्लाई को मैनेज करना। और रिसेंटली अगर हम बात करें, आरबीआई बहुत कंसर्न है हमारे पास करंट मार्केट को लेकर, क्योंकि आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी लगातार जो है वो डाउन जा रही है। आरबीआई ने भी प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग की गाइडलाइंस में भी कुछ चेंजेस किए हैं और ये भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कोविड-19 के इम्पैक्ट के चलते। आपने याद रखना है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है, दैट इज इन मुंबई। ओके, लास्ट न्यूज फॉर द स्टूडेंट, लीगो एंड विर्गो डिटेक्टेड मैमथ कोलिजन ऑफ इम्पॉसिबल ब्लैक होल फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर ब्लैक होल को लेकर एक बहुत अच्छे लेवल पर स्टडी की गई है, डिटेक्शन हुई है और ये डिटेक्शन किसने की है, लीगो लैब्स में। ये लीगो लैब्स की अगर मैं बात करूं, दैट इज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लीगो लैब्स को ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और इन्होंने कोलैबोरेशन की है विर्गो के साथ एंड दैट इज नोन टू बी LVC, दैट इज लीगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन विद विर्गो कोलैबोरेशन। तो इन दोनों एंटिटीज का मेन यहाँ पर रोल रहा है। लेकिन पेपर पॉइंट में से मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात, ये लीगो लैब्स कौन सी कंट्री में है, तो लीगो लैब्स कौन सी कंट्री में है, यूएसए में। लीगो लैब की फुल फॉर्म क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तीसरा क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन। चौथा क्वेश्चन, क्या भारत में कोई लीगो लैब बनने जा रही है, जी हाँ बिल्कुल, भारत में लीगो लैब बनाने के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है और भारत में लीगो लैब कहां बनेगी ये भी आप याद रखें, दैट इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, भारत में लीगो लैब महाराष्ट्र में बनाई जाएगी, ऐसा हमारे पास गवर्नमेंट ने बताया है। तो ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट न्यूज वीक की, आशा करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।